तो क्विंक की विधि में हम क्या करते हैं, फिर से समझ लें। क्विंक की विधि में हम विलेन का प्रयोग करते हैं। क्विंक की विधि में प्रयुक्त उपकरण जो चित्र के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। राइट साइड अगर आप देखें तो राइट साइड में आपको जो पतला ट्यूब दिख रहा है, ये केशिका नली है। और पतला होता है ना, केशिका नली आप जानते हैं बहुत पतला होता है। और केशिका नली को हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। प्रारंभिक द्रव का तल नाप लेते हैं H1, फिर निश्चित तीव्रता की क्षेत्र शक्ति लगाकर हम क्या करते हैं, निश्चित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाकर उस तल में हुए परिवर्तन को नापते हैं जो H2 है। दोनों का अंतर निकालते हैं, H2 माइनस H1 बराबर डेल H आता है। दाब बराबर हम सबको परिभाषा पता है, द्रव की ऊंचाई गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव की ऊंचाई में जो अंतर आया है वो है डेल H, घनत्व है रो, गुरुत्वीय त्वरण है जी, तो P का मान निकल आया। बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब का मान रखा, एरिया रख दिया। अब ये हमारा पहला समीकरण हुआ गुरुत्वीय त्वरण के आधार पे बल की गणना। चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे जो बल का मान है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/2 K1 माइनस K2 A म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर, जहां ए क्षेत्रफल होता है, म्यू नॉट जो है आपने पढ़ा हुआ है कि वायु की पारगम्यता है, और एच चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है। इन दोनों की तुलना करने पर आपको समीकरण 3 प्राप्त हो जाता है। ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता का फार्मूला K अपॉन रो है, आप चाहे तो रख के देख सकते हैं। अदरवाइज हम काई नॉट यानी वायु की चुंबकीय सुग्राहिता से इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं, घटाते हैं। हम पाते हैं कि इसको नगण्य मान लेने पे हमारा समीकरण ज्यों का त्यों पहले वाले जैसा आ जाता है। अब अगर हम देखें इसमें अगली विधि, तो अगली विधि है क्यूरी की विधि। थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है केवल। तो मैं पहले क्यूरी की विधि आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि ये सामान्य से थोड़ा अलग है। क्यूरी तुला में सिद्धांत यह है कि किसी पदार्थ को विषमांगी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर कार्यरत बल इसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे अगर हम किसी पदार्थ को चुंबक के अलग अलग क्षेत्र में विषमांगी यानी समान नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इसका विस्थापन हो जाता है। ऐसे घूम जाएगा या मुड़ जाएगा या किसी दिशा में थोड़ा सा इसका मूवमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसी आधार पे हम किसका मान करेंगे, क्यूरी की विधि का करते हैं। अब इसके बाद क्यूरी में एक तुला होती है, उसका डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट सा है, मैं थोड़ा बहुत बना के बताऊंगा आपको। क्यूरी तुला में क्या होता है, विषमांगी चुंबक क्षेत्र विद्युत चुंबक के ध्रुवीय सिरों को एक निश्चित कोण पर झुकाकर उत्पन्न किया जाता है। इस उपकरण में एक टॉर्शन भुजा, मरोड़ भुजा, एक मरोड़ सिरे से एक पतले तार द्वारा जुड़ी होती है। मरोड़ भुजा का एक सिरा श्री नमूना नली से जुड़ा होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये मरोड़ भुजा है, इससे हमारा सैंपल जुड़ा होता है, ये सैंपल जुड़ा होता है, और इस सैंपल को हम एक विषमांगी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है ना, ये भुजा घूम सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही इस पर बल पड़ेगा ये भुजा क्या होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे घूमेगी, और इसके कितना घूमा उसी आधार पे हम बल की गणना करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर तनाव उत्पन्न होगा जो टॉर्शन भुजा या मरोड़ भुजा को घुमाता है। तो यहां दो पदार्थ लेंगे हम, एक जिसके लिए मान हमको ज्ञात है और दूसरा जिसके लिए मान हमको निकालना है। तो दोनों की तुलना करने से निकल जाता है। कैसे निकलता है देखते हैं हम। तो सबसे पहली बात, यहां पर यह बल उस बल युग्म के बराबर होता है जो पदार्थ को मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए यहां पर F का मान जो दिया हुआ है क्यूरी विधि में, थोड़ा अंतर है।
क्यूरी विधि में F बराबर है K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 V H Y dy अपॉन dh, सॉरी dhy अपॉन dx। इसी को काई के टर्म्स में लिखने पे आपको मिलेगा F बराबर काई 1 माइनस काई 2 V, सॉरी W यहां आ जाएगा, चीजों के मान हम देखेंगे, hy dhy अपॉन dx। अच्छा, यहां F क्या है? F है उत्पन्न बल, ठीक है ना, तो सिंपल है। K1 और K2 हम जानते हैं, K1 जो है यह वायु की चुंबकीय सुग्राहिता है और K2 हमारे पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता है। V पदार्थ का आयतन है, W पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा है, काई 1 काई 2 पदार्थ और वायु की क्या बोलते हैं उनको, मात्रा या द्रव्यमान सुग्राहिताएं हैं। और एच वाई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है और dy अपॉन dx है एच वाई का x अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन। दोनों में क्या मतलब हुआ? जब हम y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो x अक्ष पर हमारा जो पदार्थ है वो कितना घूम जाता है, कितना उसमें विस्थापन होता है, इसी को हम कहते हैं। y अक्ष पर आपने बल लगाया और x अक्ष पर हमारे पदार्थ का विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये जो मान हमारा निकलेगा, अब इसी बेस पे हम तुलना कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, पहले तो हम इसी से निकालते हैं, पहला वाला समीकरण ले लीजिए। निकालना तो K1 है, बाकी को भेज दो दूसरे तरफ। तो बाकी को जब आप भेजेंगे तो आपको मिलेगा K1 माइनस K2 बराबर F बटा V गुणा HY गुणा DHY अपॉन DX। ठीक, आपको K1 निकालना है, K2 को उधर भेज दीजिए, तो ये K1 K2 प्लस हो जाएगा, यानी K1 बराबर हो जाएगा F बटा V गुणा HY DHY अपॉन DX प्लस K2। आप K की जगह काई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहां आ जाएगा काई 1 बराबर F बटा, यहां इसकी जगह W आ जाएगा, बस इतना ही फर्क रहेगा, प्लस काई 2। ये दोनों ही समीकरण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल तरीका क्या है, तुलना क्यों की गई? सरल तरीका यह है कि अगर आप K बटा K1 या K2 बटा K1 लेते हैं, K मतलब क्या है, यहां जिस पदार्थ से हम तुलना करने वाले हैं इसकी चुंबकीय सुग्राहिता की, तो ये आ जाएगा M1x प्लस माइनस x2 डिवाइडेड बाई mx 1 प्लस 1 माइनस x2। अब यहां क्या है, देखो, जो K है हमारा, ये संदर्भ पदार्थ है। संदर्भ पदार्थ यानी जिसके लिए मान हमको पता है चुंबकीय सुग्राहिता का। तो K1 हमारे पदार्थ के लिए है मान, ठीक। अच्छा, यहां ठीक है, K1 को अगर हम संदर्भ मानेंगे तो K1 हमारा पदार्थ होगा, बस इतना ही समझ लेना है। तो K संदर्भ पदार्थ है, ठीक, और M जो है संदर्भ पदार्थ का द्रव्यमान, K1 हमारा पदार्थ है जिसके लिए ज्ञात करना है, M1 हमारे पदार्थ का द्रव्यमान है, X2 जो है, X1 यहां पर या X2, ये जो है आपका खाली नली, खाली नली के लिए विचलन कितना था, तो खाली नली का विचलन आप 0 मान सकते हैं। उसके बाद X जो है ये संदर्भ पदार्थ में कितना विचलन हुआ और
x1 जो है ये हमारे पदार्थ में कितना विचलन हुआ। मतलब पहले आपको प्रयोग करने से पहले नली को खाली रखना है। जो मैंने नली बनाई थी टॉर्शन नली, खाली रखना है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र लेना है, हो सकता है घूम जाए थोड़ा बहुत, तो उस मार्क को इंडिकेट कर देना। वही आपका क्या है, x2 है। दोनों में इरर है बोलते हैं उसको, है ना। इसके बाद हमारे पदार्थ को ले लेना, उसके लिए मान निकाल लेना, फिर संदर्भ पदार्थ की निश्चित मात्रा को लेके मान निकाल लेना। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपको आसानी से मान निकल जाएगा। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद ये आप आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा, वहां ज्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं हम इस चैप्टर के थोड़ा और डिटेल पॉइंट्स पे। यहां से आपको थोड़ा समझने में, ये तो बुक में डायरेक्ट विधियां हैं, आपको आंसर के रूप में मिल जाएंगी, लेकिन अब थोड़ा काम की चीज हो जाती है। चुंबकीय आघूर्ण अब आपको पढ़ना है। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे इसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है। इस घूमने के कारण ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। पहला, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही क्या करता है, रोटेट करता है, इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पे कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मान चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में बहुत कम होता है। यानी ज्यादा ताकतवर कौन सा है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण सामान्य तौर पे। पर हम और डिटेल करते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल करेंगे कक्षक चुंबकीय आघूर्ण को। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमने पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसके मान को दर्शाया जाता है म्यू एल इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब ये म्यू एल जो है ये कक्षक चुंबकीय आघूर्ण है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। आई जो है क्या है, तो आई अगर हम बात करें तो यहां दिया हुआ है आई विद्युत धारा। भाई इलेक्ट्रॉन के आवेश से उत्पन्न विद्युत धारा आई है, और ए जो है एरिया है। तो आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है ई ओमेगा अपॉन 2 पाई सी, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई तो काट दो, बच गया क्या, ई ओमेगा अपॉन 2 सी गुणा आर स्क्वायर। समीकरण क्या मान सकते हैं इसको, एक। ठीक है, जहां आई क्या है, विद्युत धारा, ए वृत्त का क्षेत्रफल जिस वृत्ताकार पथ में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ओमेगा कोणीय संवेग है,
और सी तो आप सब जानते हैं प्रकाश का वेग है। और क्या बच गया भाई? आर, त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो नाभिक से उसकी दूरी बताती है। तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा, इसको नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके आगे हम थोड़ा आगे और चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम लगाएंगे, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसके आगे। आपने बोर परमाणु सिद्धांत पढ़ा है, जहां उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में घूम सकता है जहां उसके कोणीय संवेग का मान NH/2 के बराबर होता है। इसी के लिए हमारे पास जो L का मान है, L मतलब क्या है? कोणीय संवेग, या इसी को कोणीय संवेग क्वांटम अंक भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग, क्योंकि कक्षक की बात कर रहे हैं तो कक्षक कोणीय संवेग L, L का कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। तो यहां v की जगह क्या यूज किया जाएगा? वेग नहीं, यहां कोणीय संवेग यूज करेंगे, तो यह हो जाएगा m ओमेगा r बराबर √L L+1 H/2 ये सूत्र होता है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 2। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसमें हम तुलना कर सकते हैं। अच्छा, ई ओमेगा आर स्क्वायर है, इस फार्मूले में भी आप देखो ओमेगा आर स्क्वायर है और ऊपर वाले में भी है। तो समीकरण 1 में एक व, अच्छा पहले इसमें m को इधर भेजते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर बराबर √L L+1 गुणा H/2 ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से ओमेगा आर स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, ओमेगा आर स्क्वायर का मान, तो E/2c बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू एल बराबर E/2c मैं ज्यों का त्यों रख रहा हूं, गुणा ये पूरा हो जाएगा √L L+1 H/2 इन दोनों की गुणा, इन दोनों को जो गुणा कर दो तो ये आ जाएगा म्यू एल बराबर, अब मैं नीचे का मिटा रहा हूं, √L L+1 HE/4πmc। ठीक है, HE/4πmc। इस HE/4πmc यानी HE/4πmc को हम बोर मैग्नेटॉन एक इकाई के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास म्यू एल बराबर निकला √L L+1 ब्रैकेट के बाहर बोर मैग्नेटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकला। अब अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे में जो कोणीय संवेग इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम अंक। ठीक है ना? तो परिणामी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। तो बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए हम यूज करेंगे परिणामी कक्षक कोणीय संवेग
क्वांटम अंक। तो यहां स्मॉल एल के स्थान पर कैपिटल एल इस्तेमाल होगा और समीकरण आ जाएगा आपका, समीकरण जो भी मान 4 ले लेते हैं, 4 से हम यहां कैपिटल यूज कर देंगे, म्यू एल बराबर अंडर रूट एल, एल प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन, और कोई खास अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद कक्षक चुंबकीय आघूर्ण और कक्षक कोणीय संवेग के अनुपात, एक वर्ड आया था जो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वहां समझ में नहीं आता, लैंडे विपाटन कारक। इसको जी से दर्शाते हैं। तो लैंडे विपाटन कारक होता है आपका कक्षक चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण का जो भी मान है, कक्षक के लिए है तो यहां कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, चक्रण के लिए होगा तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, और कक्षक कोणीय संवेग, तो कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कितना है हमारा, ये है म्यू एल। जी बराबर होगा म्यू एल अपॉन एल। म्यू एल की जगह हमारे पास है अंडर रूट एल, एल प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन अपॉन यहां है हमारे पास एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, आप चाहो तो मान रख के और हल कर सकते हो, इतना काफी। तो ये हमारा हुआ कक्षक कोणीय संवेग। कक्षक कोणीय संवेग जान लेने के बाद आपको जानना है चक्रण कोणीय संवेग या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये कक्षक चुंबकीय आघूर्ण था। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण जानने के बाद चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू एस, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, चक्रण करता है। इस चक्रण से भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसके चुंबकीय क्षेत्र के आघूर्ण को हम नाम देंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कुल मिला के चक्रण के कारण जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। अब इसके लिए जैसे L बराबर हमारा क्या था, तो यहां पहले हम निकालेंगे चक्रण कोणीय संवेग, तो ये S बराबर आएगा आपका अंडर रूट एस, एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। जैसे एल, एल प्लस 1 ये था, सेम है। अब सबसे पहले उल्हैनबेक और गॉडस्मिथ ने कुछ स्पेक्ट्रा संबंधी अध्ययन किए और उन्होंने ये पाया कि जो म्यू एस है, यानी कि अगर हम किसकी तुलना करें, लैंडे विपाटन कारक, किसके लैंडे विपाटन कारक, कक्षक के लैंडे विपाटन कारक और चक्रण के लैंडे विपाटन कारक की तुलना करें, तो अगर इसके मान को हम 1 मानते हैं तो यहां जो मान आएगा वो 2 आएगा। यानी लैंडे विपाटन कारक म्यू एस अपॉन एस बराबर यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब म्यू एस तो निकालना है, एस का मान हमको पता है, तो म्यू एस अपॉन अंडर रूट एस, एस प्लस 1 एच अपॉन 4 पाई बराबर होगा 2। इसको इधर भेज देते हैं,
तो म्यू एस बराबर आ जाएगा 2 × S S+1 H/4 पाई। ठीक है। अब चूंकि यहां इकाइयों को नष्ट कर दिया गया है तो मैं H/2 पाई नहीं लिखता हूं, इनको हल कर लेते हैं। म्यू एस बराबर 2 को अंदर डालिए, √2 के अंदर जाएगा तो 4S S+1 होगा, और हल करेंगे। चूंकि S बराबर होता है N/2, N मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बटा 2। ये फार्मूले याद रखना है आपको, ध्यान रखेंगे, है ना, काम आएंगे। S क्या है? परिणामी चक्रण क्वांटम अंक S। टोटल S कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा भी क्लॉकवाइज है, तो +12 1 हो गया। तो वैसे निकालने के लिए n/2 यूज करते हैं। अब इस n/2 के मान को भेजिए S की जगह पे, यानी म्यू S बराबर √, आ जाएगा आपका 4 × n/2 ब्रैकेट S की जगह n/2 + 1। तो ये तो कट गया, यहां आ गया आपका √2n। अंदर हल करेंगे तो अंदर आएगा n+2/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा √n n+2 म्यू एस। तो 2 मान निकले आपको म्यू एस के। म्यू एस बराबर एक तो n के आधार पे और एक s के आधार पे, तो ये आ जाएगा आपका 4S S+1 लिख सकते हैं आप इसको, या n n+2 लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब अगर मान लो कि D कक्षक के लिए आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए म्यू एस का मान बहुत ज्यादा होता है म्यू एल से, इसलिए जनरली इसके लिए हम म्यू एस का ही प्रयोग करते हैं, √n n+2 बोर मैग्नेटॉन लिख देते हैं, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से, अतः पूरा चुंबकीय आघूर्ण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से ही दर्शा लेते हैं। लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए कक्षक चुंबकीय आघूर्ण के मान को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। इसलिए जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है, वास्तव में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ये दोनों का योग होता है, म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल का मान होता है √L L+1 और म्यू एस का मान होता है √4S S+1। इसको एक साथ लिखेंगे तो म्यू एल प्लस एस लिख के √ कर सकते हैं L L+1 प्लस 4S S+1, या और सरलीकृत करें तो म्यू एल प्लस एस बराबर √L L+1 प्लस n n+2। n के पदों में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं। यह हमारा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, या इसी को प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो मैं कल आपको बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। एलएस युग्मन, इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा
क्योंकि फाइनल ईयर का सिलेबस आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें एकदम नई हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।